दिया इजराइल का कि वीडियो डालना बैन करना पड़ा। पैलेस्टीन के साथ हैं, इजराइल के खिलाफ हैं और यूएस की इस पपेट करप्ट रॉयल फैमिली के खिलाफ हैं। बॉम्ब गिरने से ठीक पहले कुछ ट्रक आए, यूरेनियम उठा के गायब हो गए और सैटेलाइट से पता ही नहीं चल पाया। ये $20,000 के सस्ते ड्रोन यूएस के $300 मिलियन के रडार उड़ा रहे हैं। ये सऊदी यूएई के डीसैलिनेशन प्लांट पे अगर एक भी ईरान का बॉम्ब गिरा तो पूरे देश के पीने का पानी का क्या होगा। मरने से पहले ही अली खमैनी ने 31 प्रोविंस में बांट के ईरान के 31 अलग कमांडर बना दिए। पूरा का पूरा मुस्लिम उम्मा पीछे खड़ा है। पैसे बड़े लगे हैं, अब रिटर्न भी बड़ा चाहिए। आते ही अली खमैनी को लेटर लिख के सीधे 60 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। गल्फ का 90% फूड इस रास्ते से इंपोर्ट हो रहा है। इसको रोक दिया तो बिना मिसाइल बिना बॉम्ब के ईरान दिक्कत खड़ी कर देगा। सब इस सबमरीन इंटरनेट केबल से चल रहा है। ईरान इसका स्विच पकड़ के बैठ गया कि अब मैं जो चाहूंगा वो करूं। यूएस से हाथ मिला के मुस्लिमों पे बॉम्ब गिराया है, इसलिए नहीं छोड़ेंगे। आज की डेट में ये जो लड़ाई ट्रंप ने ईरान के साथ स्टार्ट की है, ये ऐसा नहीं है कि बस ट्रंप के मन में आया और उसने ईरान पे बॉम्ब गिराना चालू कर दिए। पिछले कई दशकों से यूएस में जितने भी प्रेसिडेंट आए, प्रेसिडेंट बाइडेन, ओबामा, बिल क्लिंटन, इन सब ने बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के हर वो तरीका अपनाया ईरान से निपटने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं? ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो यूएस ने खुद ईरान को उठा के दी थी, तो ऐसा क्या बदल गया यूएस के सामने कि अब वो इसी न्यूक्लियर को ईरान से हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को रेडी है। और आज ये जो ईरान के ऊपर यूएस हमला कर रहा है, हमला तो यूएस ने किया है, लेकिन ईरान यूएस को छोड़ के यूएई, सऊदी, इन गल्फ कंट्रीज पे हमला करना क्यों स्टार्ट कर दिया इसने? देखिए, इस पूरे गेम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी अगर इसी समय आप एक मैप और एनर्जी का डेटा उठा के देखें तो उससे आपको एक चीज तो समझ में आ जाएगी कि ईरान मिडिल ईस्ट का बस ऐसा ही कोई नॉर्मल देश नहीं है, बल्कि जो पूरी दुनिया की एनर्जी पॉलिटिक्स है उसका बहुत बड़ा प्लेयर है। ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व इतने सारे हैं ईरान के पास कि अकेला ईरान इस पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को इफेक्ट करने का दम रखता है। तो देखिए, यही सारी चीजें 1950s का जो टाइम था, उस टाइम भी ईरान के पास थी और ईरान का सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उस टाइम पे वेस्ट कंट्रीज की जितनी भी एनर्जी नीड्स होती थी, उस पूरे में से 16% क्रूड ऑयल, 31% रिफाइंड प्रोडक्ट्स और 67% तक बंकर फ्यूल्स अकेले ईरान इनको देता था। तो इस टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया, अपना पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक प्रेशर बना के ईरान से ऐसे एग्रीमेंट साइन कराए जिसमें जमीन ईरान की, तेल ईरान का, ऑयल फील्ड में जो वर्कर्स थे वो भी ईरान के, लेकिन जो एक्चुअल फायदा हो रहा था वो ब्रिटेन उठा रहा था। और ये चीज साल दर साल चलती आ रही थी। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ईयर 1951 में पीएम मुसादिक ईरान के पीएम बनते हैं और यहां से चीजें चेंज होती हैं। इन्होंने कहा कि ये सारी चीजें गलत हैं, हमारी जमीन है, ऑयल हमारा है, इस पे पहला हक भी हमारा होगा। इन्होंने आके ईरान के ऑयल को नेशनलाइज कर दिया। मतलब कि अब जो ईरान का ऑयल है उसका असली प्रॉफिट ईरान के लोगों को मिलेगा, ब्रिटेन और वेस्ट कंट्रीज जो है उनको कम मिलेगा। अब ये कर तो दिया पीएम मुसादिक ने, लेकिन उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले। ये जो ईरान के अंदर ऑयल को नेशनलाइज किया गया, ये चीज यूएस और ब्रिटेन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ब्रिटेन का तो सीधा पैसे का नुकसान हो रहा था और यूएस को भी बहुत बड़ा डर था कि अब इसके बाद पीएम मुसादिक जो है अब ये सोवियत यूनियन से जाके ना हाथ मिला लें। तो अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए यूएस की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने एक सीक्रेट ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन अजैक्स के नाम से। इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पीएम मुसादिक को हटाया, उठा के जेल में डाल दिया। और ईरान में पहले से ही जो शाह मोहम्मद रजा पहलवी थे, जो यूएस के हिसाब से चलते थे, इनकी सारी की सारी पावर बढ़ा दी और चीजें अपने हिसाब से चलाने लगे। और ये चीज करने से ईरान यूएस का एक अलाइंड स्टेट बन गया। फॉरेन पॉलिसी से लेके तेल की डील्स तक हर डिसीजन में यूएस का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होने लगा ईरान के अंदर। अब ये जो पीएम को उठा के जेल में डाल दिया और ये सारी डील यूएस खुद करने लगा, ईरानियंस ने इसको अपनी एक बेइज्जती की तरह लिया। ईरानियन ने कहा कि यूएस दुनिया भर में डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, लेकिन यूएस ने हमारे देश में घुस के एक इलेक्टेड पीएम, जिसको ईरान की जनता ने चुना था,
उसको हटा के अपना वेस्टर्न सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया। और ये जो आप डेथ टू अमेरिका सुनते हो, ये यहीं से स्टार्ट हुआ। आज की डेट में भी ईरान के अंदर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो शाह को यूएस का पपेट बोलते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स हैं ईरान के अंदर। और अगर आप उस टाइम पे ईरान का मैप देखोगे तो ईरान बिल्कुल ऐसी जगह पे था जहां सोवियत यूनियन खत्म होता था और मिडिल ईस्ट शुरू होता था। यूएस जो था वो ईरान को मिडिल ईस्ट और सोवियत यूनियन के बीच में एक बफर स्टेट की तरह रखना चाहता था, ताकि ईरान सोवियत यूनियन को मिडिल ईस्ट का जो ऑयल है उससे एकदम दूर रखे। इस पूरे टाइम में यूएस ने ईरान को स्ट्रॉन्ग और इक्विप्ड करना शुरू किया। और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ ही साल बाद ईयर 1957 में यूएस एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम लेके आया। इसमें यूएस ने ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, और सिर्फ ऐसे ही बस नाम के लिए नहीं दे दी। न्यूक्लियर की नॉलेज, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर का इकोसिस्टम होता है, यूएस ने वो ईरान को ट्रांसफर किया। तेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बनाए। ईरान के जो साइंटिस्ट थे उनको MIT भेजा गया। इनफैक्ट मेडिकल रिसर्च के लिए भी यूएस ने ईरान को इक्विप्ड किया। ये न्यूक्लियर का जो पूरा सिस्टम होता है, ये मेडिकल रिसर्च में भी काम आता है। कैंसर के साथ साथ ये जो थैलेसीमिया पेशेंट्स होते हैं, इनके आयरन लेवल को चेक करने के लिए न्यूक्लियर इमेजिन यूज होती है। ईरान सबसे ज्यादा थैलेसीमिया अफेक्टेड कंट्री में से एक है। और सिर्फ ईरान ही नहीं, ईरान के साथ साथ इंडिया में भी हर साल 10,000 बच्चे थैलेसीमिया के साथ पैदा होते हैं। इसीलिए इंडिया को वर्ल्ड थैलेसीमिया कैपिटल भी बोला जाता है। और ये जो थैलेसीमिया पेशेंट्स होते हैं, इनके लिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कराना ही आखिरी उम्मीद होता है। लेकिन इसमें दिक्कत होती है मैचिंग डोनर के मिलने की। बहुत ही मुश्किल होता है। 10 लाख में से एक की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन जेनेटिक सिमिलैरिटी की वजह से इंडियन पेशेंट का जो बेस्ट मैच है यूजुअली इंडियन डोनर ही होता है। लेकिन इतनी हैरानी की बात है कि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी रजिस्टर्ड डोनर के नंबर्स बहुत कम हैं और सही मैच नहीं मिलने की वजह से उनकी जान जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम को DKMS सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। मैंने डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट दी है उस पर रजिस्टर करने पर DKMS आपको घर पे स्वैब किट भेजेगा। बस अपने चीक स्वैब का सैंपल लेकर किट को वापस भेजना है और रिवर्स पिकअप का QR कोड रिटर्न एनवलप पर है। इससे होता क्या है कि आप इनके ग्लोबल डेटाबेस में जुड़ जाते हैं और अगर फ्यूचर में आप किसी के भी मैच बने तो सिर्फ 3 से 4 घंटे के सिंपल डोनेशन प्रोसेस से आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। आपका एक रजिस्ट्रेशन मैचिंग डोनर मिलने के चांसेस कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए जरूर रजिस्टर करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो देखिए, इसके बाद यूएस जो था वो आने वाले कई सालों तक ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने लगा। ये वही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जिसको खत्म करने के लिए आज तो हम बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के बॉम्ब गिरा रहे हैं ईरान पे। अभी आएगा आगे, मैं उसको भी बताऊंगा। देखिए, अब ये सारी चीजें यूएस और ईरान के बीच में चल रही थी तो यूएस के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से यूएस के लिए पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और कैसे बनता है वो भी बताता हूं। देखिए, अगर आपको याद होगा जो मेरी यूएस डॉलर वाली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि ईयर 1971 से पहले यूएस डॉलर जो था वो गोल्ड से बैक था। मतलब कि यूएस ने प्रॉमिस किया था कि वो $35 के बदले 1 आउंस गोल्ड देगा। ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी डिटेल में यूएस डॉलर वाली वीडियो में डिस्कस किया। और इन्हीं सारी रीजंस की वजह से यूएस डॉलर का फ्लो पूरी दुनिया में बढ़ा, वो ग्लोबल रिजर्व करेंसी भी बना। लेकिन ईयर 1971 के स्टार्टिंग में कंट्रीज को डाउट हुआ कि यूएस के पास उतना गोल्ड नहीं है जितने डॉलर दुनिया में घूम रहे हैं। तो फ्रांस जैसी कंट्रीज ने डॉलर के बदले गोल्ड मांगना चालू किया। और जब प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ा तो 15 अगस्त 1971 को यूएस प्रेसिडेंट निक्सन ने अनाउंस कर दिया कि अब अमेरिकन डॉलर के बदले गोल्ड नहीं मिलेगा। इसी को निक्सन शॉक भी बोला जाता है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में जब ये निक्सन शॉक होता है, इस एक इवेंट से कंट्रीज का डॉलर के ऊपर ट्रस्ट कम होने लगा। कहीं ना कहीं यूएस को भी लगने लगा कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना कंट्रीज का ट्रस्ट लूज होगा तो वो अपने रिजर्व में डॉलर नहीं रखेंगी। तो इससे डॉलर का दुनिया में डोमिनेंस कम होगा, यूएस की जो हेजेमनी है, जो दबदबा है, उस पर इंपैक्ट आएगा। तो यूएस ने गोल्ड का रिप्लेसमेंट ढूंढना चालू किया ताकि दुनिया में डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी बनी रहे। तो इस टाइम पे यूएस ने देखा कि ऑयल जो है वो दुनिया के लिए एक यूनिवर्सल कमोडिटी बन चुकी है जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता कंट्रीज का। और सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व जो है वो ईरान, सऊदी, कुवैत, इराक, मिडिल ईस्ट में था। तो फिर ये सारी चीजें देख के ईयर 1974 में यूएस जो है वो सऊदी के पास पहुंचता है और सऊदी के पास पहुंच के इन्होंने एक अरेंजमेंट किया। इन्होंने सऊदी से कहा कि जो भी तुमसे ऑयल खरीदने आए उसको तुम सिर्फ डॉलर में बेचो, किसी और करेंसी में मत बेचो। अब यहां से दिक्कत ये है कि अगर सऊदी सारा कुछ डॉलर में बेचेगा तो बहुत सारा डॉलर आएगा, उस डॉलर का वो करेगा क्या, क्योंकि डॉलर के बदले गोल्ड तो अब मिल नहीं रहा है। तो यूएस ने कहा कि इसको तुम यूएस की इकोनॉमी और ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करो और हम तुमको सिक्योरिटी गारंटीज और प्रोटेक्शन वगैरह देंगे। अब सऊदी की जो रॉयल फैमिली है, इनकी कंट्रीज के अंदर रिलीजियस ऑपोजिशन, मिलिट्री कूप्स, इन सब का बहुत ज्यादा खतरा था और यूएस का सपोर्ट अगर इनके साथ आ जाता मतलब कि कोई भी इनको हाथ नहीं लगा सकता। यूएस अगर कह रहा है कि वो सिक्योरिटी गारंटी देगा तो इसका मतलब यूएस इनके पीछे खड़ा है, कोई इनको टच नहीं कर पाएगा। और सऊदी के लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी कि ऑयल को सिर्फ डॉलर में ही लेना है, क्योंकि डॉलर तो ऑलरेडी ग्लोबल करेंसी चली रही थी, लोग डॉलर में ही खरीद रहे थे।
तो सऊदी इस चीज के लिए मान गया और एक साल के अंदर ही ईयर 1975 तक सऊदी ने, उस समय ओपेक कंट्रीज के अंदर सऊदी की बहुत चलती थी, तो सऊदी ने बाकी ओपेक कंट्रीज को भी इस चीज के लिए मना लिया और ऑयल जो है वो डॉलर में बिकने लगा। इससे जो ऑयल के प्राइस होते हैं वो भी इनके हिसाब से सेट होने लगे। ये चीज करके यूएस ने पूरी दुनिया के अंदर डॉलर की एक परमानेंट डिमांड बना दी। इससे हुआ ये कि ऑयल की डिमांड का मतलब डॉलर की डिमांड, और डॉलर की डिमांड होना मतलब डॉलर की डोमिनेंस बनी रहना, यूएस का दबदबा बना रहना। और ये जो ऑयल बेच के डॉलर आते हैं इन्हीं को पेट्रो डॉलर बोला गया है। और इस पूरी साइकिल को पैलेस्टीन के साथ है, इजराइल के खिलाफ है और यूएस की इस पपेट करप्ट रॉयल फैमिली के खिलाफ है। बॉम्ब गिरने से ठीक पहले कुछ ट्रक आए, यूरेनियम उठा के गायब हो गए और सैटेलाइट से पता ही नहीं चल पाया। ये $20,000 के सस्ते ड्रोन यूएस के $300 मिलियन के रडार उड़ा रहे हैं। ये सऊदी यूएई के डीसैलिनेशन प्लांट पे अगर एक भी ईरान का बॉम्ब गिरा तो पूरे देश के पीने का पानी का क्या होगा। मरने से पहले ही अली खमैनी ने 31 प्रोविंस में बांट के ईरान के 31 अलग कमांडर बना दिए। पूरा का पूरा मुस्लिम उम्मा पीछे खड़ा है। बड़े लगे हैं, अब रिटर्न भी बड़ा चाहिए। आते ही अली खमैनी को लेटर लिख के सीधे 60 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। गल्फ का 90% फूड इस रास्ते से इंपोर्ट हो रहा है, इसको रोक दिया तो बिना मिसाइल बिना बॉम्ब के ईरान दिक्कत खड़ी कर देगा। सब इस सबमरीन इंटरनेट केबल से चल रहा है। ईरान इसका स्विच पकड़ के बैठ गया कि अब मैं जो चाहूंगा वो करूं। यूएस से हाथ मिला के मुस्लिमों पे बॉम्ब गिराया है, इसलिए नहीं छोड़ेंगे। में जो लड़ाई ट्रंप ने ईरान के साथ स्टार्ट की है, ये ऐसा नहीं है कि बस ट्रंप के मन में आया और उसने ईरान पे बॉम्ब गिराना चालू कर दिए। पिछले कई दशकों से यूएस में जितने भी प्रेसिडेंट आए, प्रेसिडेंट बाइडन, ओबामा, बिल क्लिंटन, इन सब ने बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के हर वो तरीका अपनाया ईरान से निपटने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं? ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो यूएस ने खुद ईरान को उठा के दी थी, तो ऐसा क्या बदल गया यूएस के सामने कि अब वो इसी न्यूक्लियर को ईरान से हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को रेडी है। और आज ये जो ईरान के ऊपर यूएस हमला कर रहा है, हमला तो यूएस ने किया है, लेकिन ईरान यूएस को छोड़ के यूएई, सऊदी, इन गल्फ कंट्रीज पे हमला करना क्यों स्टार्ट कर दिया? देखिए, इस पूरे गेम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी अगर इसी समय आप एक मैप और एनर्जी का डेटा उठा के देखें तो उससे आपको एक चीज तो समझ में आ जाएगी कि ईरान मिडिल ईस्ट का बस ऐसा ही कोई नॉर्मल देश नहीं है, बल्कि जो पूरी दुनिया की एनर्जी पॉलिटिक्स है उसका बहुत बड़ा प्लेयर है। ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व इतने सारे हैं ईरान के पास कि अकेला ईरान इस पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को इफेक्ट करने का दम रखता है। तो देखिए, यही सारी चीजें 1950s का जो टाइम था, उस टाइम भी ईरान के पास थी और ईरान का सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उस टाइम पे वेस्ट कंट्रीज की जितनी भी एनर्जी नीड्स होती थी, उस पूरे में से 16% क्रूड ऑयल, 31% रिफाइंड प्रोडक्ट्स और 67% तक बंकर फ्यूल्स अकेले ईरान इनको देता था। तो इस टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया, अपना पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक प्रेशर बना के ईरान से ऐसे एग्रीमेंट साइन कराए जिसमें जमीन ईरान की, तेल ईरान का, ऑयल फील्ड में जो वर्कर्स थे वो भी ईरान के, लेकिन जो एक्चुअल फायदा हो रहा था वो ब्रिटेन उठा रहा था। और ये चीज साल दर साल चलती आ रही थी। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ईयर 1951 में पीएम मुसादिक ईरान के पीएम बनते हैं और यहां से चीजें चेंज होती हैं। इन्होंने कहा कि ये सारी चीजें गलत हैं, हमारी जमीन है, ऑयल हमारा है, इस पे पहला हक भी हमारा होगा। इन्होंने आके ईरान के ऑयल को नेशनलाइज कर दिया, मतलब कि अब जो ईरान का ऑयल है उसका असली प्रॉफिट ईरान के लोगों को मिलेगा, ब्रिटेन और वेस्ट कंट्रीज जो हैं उनको कम मिलेगा। अब ये कर तो दिया पीएम मुसादिक ने, लेकिन उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले। ये जो ईरान के अंदर ऑयल को नेशनलाइज किया गया, ये चीज यूएस और ब्रिटेन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ब्रिटेन का तो सीधा पैसे का नुकसान हो रहा था और यूएस को भी बहुत बड़ा डर था कि अब इसके बाद पीएम मुसादिक जो है अब ये सोवियत यूनियन से जाके ना हाथ मिला लें। तो अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए यूएस की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने एक सीक्रेट ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन अजैक्स के नाम से। इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पीएम मुसादिक को हटाया, उठा के जेल में डाल दिया। और ईरान में पहले से ही जो शाह मोहम्मद रजा पहलवी थे, जो यूएस के हिसाब से चलते थे, इनकी सारी की सारी पावर बढ़ा दी और चीजें अपने हिसाब से चलाने लगे। और ये चीज करने से ईरान यूएस का एक अलाइंड स्टेट बन गया।
फॉरेन पॉलिसी से लेके तेल की डील्स तक हर डिसीजन में यूएस का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होने लगा ईरान के अंदर। अब ये जो पीएम को उठा के जेल में डाल दिया और ये सारी डील यूएस खुद करने लगा, ईरानियंस ने इसको अपनी एक बेइज्जती की तरह लिया। ईरानियन ने कहा कि यूएस दुनिया भर में डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, लेकिन यूएस ने हमारे देश में घुस के एक इलेक्टेड पीएम जिसको ईरान की जनता ने चुना था उसको हटा के अपना वेस्टर्न सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया। और ये जो आप डेथ टू अमेरिका सुनते हो, ये यहीं से स्टार्ट हुआ। आज की डेट में भी ईरान के अंदर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो शाह को यूएस का पपेट बोलते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स हैं ईरान के अंदर। और अगर आप उस टाइम पे ईरान का मैप देखोगे तो ईरान बिल्कुल ऐसी जगह पे था जहां सोवियत यूनियन खत्म होता था और मिडिल ईस्ट शुरू होता था। यूएस जो था वो ईरान को मिडिल ईस्ट और सोवियत यूनियन के बीच में एक बफर स्टेट की तरह रखना चाहता था, ताकि ईरान सोवियत यूनियन को मिडिल ईस्ट का जो ऑयल है उससे एकदम दूर रखे। इस पूरे टाइम में यूएस ने ईरान को स्ट्रॉन्ग और इक्विप्ड करना शुरू किया। और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ ही साल बाद ईयर 1957 में यूएस एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम लेके आया। इसमें यूएस ने ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, और सिर्फ ऐसे ही बस नाम के लिए नहीं दे दी। न्यूक्लियर की नॉलेज, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर का इकोसिस्टम होता है, यूएस ने वो ईरान को ट्रांसफर किया। तेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बनाए। ईरान के जो साइंटिस्ट थे उनको MIT भेजा गया। इनफैक्ट मेडिकल रिसर्च के लिए भी यूएस ने ईरान को इक्विप्ड किया। ये न्यूक्लियर का जो पूरा सिस्टम होता है ये मेडिकल रिसर्च में भी काम आता है। कैंसर के साथ साथ ये जो थैलेसीमिया पेशेंट्स होते हैं, इनके आयरन लेवल को चेक करने के लिए न्यूक्लियर इमेजिन यूज होती है। ईरान सबसे ज्यादा थैलेसीमिया अफेक्टेड कंट्री में से एक है। और सिर्फ ईरान ही नहीं, ईरान के साथ साथ इंडिया में भी हर साल 10,000 बच्चे थैलेसीमिया के साथ पैदा होते हैं। इसीलिए इंडिया को वर्ल्ड्स थैलेसीमिया कैपिटल भी बोला जाता है। और ये जो थैलेसीमिया पेशेंट्स होते हैं, इनके लिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कराना ही आखिरी उम्मीद होता है। लेकिन इसमें दिक्कत होती है मैचिंग डोनर के मिलने की। बहुत ही मुश्किल होता है। 10 लाख में से एक की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन जेनेटिक सिमिलैरिटी की वजह से इंडियन पेशेंट का जो बेस्ट मैच है यूजुअली इंडियन डोनर ही होता है। लेकिन इतनी हैरानी की बात है कि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी रजिस्टर्ड डोनर के नंबर्स बहुत कम है और सही मैच नहीं मिलने की वजह से उनकी जान जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम को DKMS सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। मैंने डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट दी है उस पर रजिस्टर करने पर DKMS आपको घर पे स्वैब किट भेजेगा। बस अपने चीक स्वैब का सैंपल लेकर किट को वापस भेजना है और रिवर्स पिकअप का QR कोड रिटर्न एनवेलप पर है। इससे होता क्या है कि आप इनके ग्लोबल डेटाबेस में जुड़ जाते हैं और अगर फ्यूचर में आप किसी के भी मैच बने तो सिर्फ 3 से 4 घंटे के सिंपल डोनेशन प्रोसेस से आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। आपका एक रजिस्ट्रेशन मैचिंग डोनर मिलने के चांसेस कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए जरूर रजिस्टर करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो देखिए, इसके बाद यूएस जो था वो आने वाले कई सालों तक ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने लगा। ये वही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जिसको खत्म करने के लिए आज हम बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के बॉम्ब पे बॉम्ब गिरा रहे हैं ईरान पे। अभी आएगा आगे, मैं उसको भी बताऊंगा। देखिए, अब ये सारी चीजें यूएस और ईरान के बीच में चल रही थी तो यूएस के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से यूएस के लिए पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और कैसे बनता है वो भी बताता हूं। देखिए, अगर आपको याद होगा जो मेरी यूएस डॉलर वाली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि ईयर 1971 से पहले यूएस डॉलर जो था वो गोल्ड से बैक था। मतलब कि यूएस ने प्रॉमिस किया था कि वो $35 के बदले 1 आउंस गोल्ड देगा। ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी डिटेल में यूएस डॉलर वाली वीडियो में डिस्कस किया। और इन्हीं सारी रीजंस की वजह से यूएस डॉलर का फ्लो पूरी दुनिया में बढ़ा, वो ग्लोबल रिजर्व करेंसी भी बना। लेकिन ईयर 1971 के स्टार्टिंग में कंट्रीज को डाउट हुआ कि यूएस के पास उतना गोल्ड नहीं है जितने डॉलर दुनिया में घूम रहे हैं। तो फ्रांस जैसी कंट्रीज ने डॉलर के बदले गोल्ड मांगना चालू किया। और जब प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ा तो 15 अगस्त 1971 को यूएस प्रेसिडेंट निक्सन ने अनाउंस कर दिया कि अब अमेरिकन डॉलर के बदले गोल्ड नहीं मिलेगा। इसी को निक्सन शॉक भी बोला जाता है। Try to invest. लेकिन इन सारी चीजों के बीच में जब ये निक्सन शॉक होता है, इस एक इवेंट से कंट्रीज का डॉलर के ऊपर ट्रस्ट कम होने लगा। कहीं ना कहीं यूएस को भी लगने लगा कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना कंट्रीज का ट्रस्ट लूज होगा तो वो अपने रिजर्व में डॉलर नहीं रखेंगी। तो इससे डॉलर का दुनिया में डोमिनेंस कम होगा, यूएस की जो हेजेमनी है, जो दबदबा है, उस पर इंपैक्ट आएगा। तो यूएस ने गोल्ड का रिप्लेसमेंट ढूंढना चालू किया ताकि दुनिया में डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी बनी रहे। तो इस टाइम पे यूएस ने देखा कि ऑयल जो है वो दुनिया के लिए एक यूनिवर्सल कमोडिटी बन चुकी है जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता कंट्रीज का। और सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व जो है वो ईरान, सऊदी, कुवैत, इराक, मिडिल ईस्ट में था। तो फिर ये सारी चीजें देख के ईयर 1974 में यूएस जो है वो सऊदी के पास पहुंचता है और सऊदी के पास पहुंच के इन्होंने एक अरेंजमेंट किया। इन्होंने सऊदी से कहा कि जो भी तुमसे ऑयल खरीदने आए उसको तुम सिर्फ डॉलर में बेचो, किसी और करेंसी में मत बेचो। अब यहां से दिक्कत ये है कि अगर सऊदी सारा कुछ डॉलर में बेचेगा तो बहुत सारा डॉलर आएगा, उस डॉलर का वो करेगा क्या, क्योंकि डॉलर के बदले गोल्ड तो अब मिल नहीं रहा है।
तो यूएस ने कहा कि इसको तुम यूएस की इकोनॉमी और ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करो और हम तुमको सिक्योरिटी गारंटीज और प्रोटेक्शन वगैरह देंगे। अब सऊदी की जो रॉयल फैमिली है, इनकी कंट्रीज के अंदर रिलीजियस ऑपोजिशन, मिलिट्री कूप्स, इन सब का बहुत ज्यादा खतरा था और यूएस का सपोर्ट अगर इनके साथ आ जाता मतलब कि कोई भी इनको हाथ नहीं लगा सकता। यूएस अगर कह रहा है कि वो सिक्योरिटी गारंटी देगा तो इसका मतलब यूएस इनके पीछे खड़ा है, कोई इनको टच नहीं कर पाएगा। और सऊदी के लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी कि ऑयल को सिर्फ डॉलर में ही लेना है, क्योंकि डॉलर तो ऑलरेडी ग्लोबल करेंसी चली रही थी, लोग डॉलर में ही खरीद रहे थे। तो सऊदी इस चीज के लिए मान गया और एक साल के अंदर ही ईयर 1975 तक सऊदी ने, उस समय ओपेक कंट्रीज के अंदर सऊदी की बहुत चलती थी, तो सऊदी ने बाकी ओपेक कंट्रीज को भी इस चीज के लिए मना लिया और ऑयल जो है वो डॉलर में बिकने लगा। इससे जो ऑयल के प्राइस होते हैं वो भी इनके हिसाब से सेट होने लगे। ये चीज करके यूएस ने पूरी दुनिया के अंदर डॉलर की एक परमानेंट डिमांड बना दी। इससे हुआ ये कि ऑयल की डिमांड का मतलब डॉलर की डिमांड, और डॉलर की डिमांड होना मतलब डॉलर की डोमिनेंस बनी रहना, यूएस का दबदबा बना रहना। और ये जो ऑयल बेच के डॉलर आते हैं, इन्हीं को ही पेट्रो डॉलर बोला गया है और इस पूरी साइकिल को पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग बोला गया। तो इससे हुआ ये कि पेट्रो डॉलर रिसाइकिल करके डॉलर जो यूएस में वापस इन्वेस्ट होता था, यूएस के पास जो पैसा आता था, यूएस इससे अपनी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करता था और इसी मिलिट्री का यूज करके मेक श्योर करता था कि पेट्रो डॉलर का सिस्टम मिडिल ईस्ट के अंदर एज इट इज बना रहे। और इस तरीके का एडवांटेज किसी और कंट्री के पास नहीं था। मिडिल ईस्ट का आप कोई भी कंफ्लिक्ट उठा के देखोगे, उसकी जड़ इसी से जुड़ी हुई मिलेगी आपको। जिसने भी ऑयल को डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में बेचने की कोशिश की, वो यूएस का दुश्मन बना। गद्दाफी, सद्दाम, इवन अभी वेनेजुएला में भी यही सिचुएशन थी। सद्दाम डॉलर से यूरो की सेटलमेंट करने की कोशिश करी। ऐसे ही गद्दाफी ने गोल्ड बैग अफ्रीकन करेंसी प्रपोज की। ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अभी जब हम आगे करंट कन्फ्लिक्ट पे आएंगे तो ये सारी चीजें सेंस बनाएंगी। आप थोड़ा सा वेट करिएगा। अब देखिए, इसके बाद ये जो सिस्टम यूएस ने बनाया था मिडिल ईस्ट के अंदर, ये सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। कोई भी मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री यूएस के अगेंस्ट में नहीं थी मिडिल ईस्ट के अंदर। लेकिन इसके बाद ईयर आता है 1979 और यूएस को इस ईयर में एक बहुत बड़ा झटका लगता है मिडिल ईस्ट के अंदर। ईरान, जो कि मिडिल ईस्ट में यूएस का सबसे ट्रस्टेड ऑयल प्रोड्यूसिंग एलाय था, वहां पे आयतुल्लाह खुमैनी ईरान की जनता को अपने साथ लेके एक रेवोल्यूशन करते हैं। Tonight, Iran stands at a historic turning point as mass protests shake the foundations of the Shah's rule, and exiled leader Ruhollah Khomeini emerges at the center of a rapidly unfolding revolution. और शाह और यूएस को ईरान से बाहर करके इस्लामिक रिपब्लिक बना देते हैं। ये सारी चीजें कैसे हुई हमने ईरान वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया, तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। लेकिन जब ये चीज हुई तो ईरान के अंदर लोगों में इतना गुस्सा था शाह और यूएस के खिलाफ कि लोगों ने यूएस एम्बेसी में हमला करके सारे अमेरिकन डिप्लोमेट्स जो थे उनको पकड़ लिया था। इस एक इंसिडेंट की वजह से यूएस का जो इतने सालों का गेम था ईरान के अंदर, एक झटके में खत्म हो गया। यूएस ने ये जो ईरान के अंदर जितने भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट वगैरह चलाए थे, ये सारी चीजें आयतुल्लाह खुमैनी ने बंद कर दी थी। और इसके बाद आयतुल्लाह खुमैनी ने ये भी कहा, ये रेवोल्यूशन सिर्फ ईरान तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ये हम मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज में भी करेंगे। इन्होंने कहा कि ये जो सऊदी वगैरह हैं, ये जो मिडिल ईस्ट में रूलर्स हैं, ये करप्ट पपेट्स रूलर्स हैं, ये तुम्हारे नहीं है, इस्लाम का रूल मिडिल ईस्ट में लाना होगा। अब ये सारी चीजें होने के बाद यूएस का बस एक ही एम था कि कैसे भी ईरान के अंदर आयतुल्लाह खुमैनी की रिजीम को हटाओ। लेकिन ये चीज इतनी आसान नहीं है। ईरान साइज में इतना बड़ा है कि उस पर ऐसे हमला करके रिजीम हटाना पॉसिबल नहीं था, और कोई प्रोटेस्ट वगैरह करके रिजीम हटाना वो भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ईरान की जो जनता थी वो यूएस के एकदम अगेंस्ट थी। तो अब यहां से इसके एक साल बाद ईयर 1980 में यूएस ट्राई करता है कि ये जो ईरान इराक वॉर है, इसके अंदर कैसे भी करके इराक को हेल्प करो और खुमैनी को हटाओ। यूएस इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से पता था कि इराक ईरान पे केमिकल वेपन्स का हमला कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी यूएस ने इराक को बैटल प्लानिंग असिस्टेंस दी, बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए, लेकिन इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं। ये वॉर चली, एक स्टेलमेट जैसी पोजीशन हो गई, कोई हारा जीता नहीं। और जब ये वॉर खत्म हुई इराक ईरान वाली, तो ईरान की थिंकिंग में इसका बहुत ही उल्टा इंपैक्ट हुआ। जो यूएस के साथ बातचीत का स्कोप था वो भी खत्म हुआ। इस ईरान इराक वॉर में ईरान के ऊपर जो केमिकल वेपन हुए आम जनता के ऊपर, आप अगर सर्च करोगे सरदश्त केमिकल अटैक, तो आज भी पिक्चर मिलेंगी उसकी। तो जब लड़ाई चल रही थी तो इसको लेके ईरान मल्टीपल टाइम्स यूएन गया, दुनिया भर के देशों के पास गया कि हमने केमिकल वेपन यूज नहीं किया, लेकिन हमारी आम जनता के ऊपर केमिकल वेपन मारे जा रहे हैं। लेकिन इसको लेके यूएन वगैरह कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। इन सारी चीजों को देख के ईरान एक चीज समझ गया था कि ये जो अमेरिका की दुश्मनी है ये टेम्परेरी नहीं है, यूएस चुप नहीं रहेगा, आगे भी आएगा, और जो भी करना होगा इनको खुद अकेले करना होगा, कोई मदद के लिए नहीं आने वाला।
और इसी टाइम पे ईरान के अंदर एक तबका था जो इस चीज के फेवर में था कि यूएस से अगर बचना है तो न्यूक्लियर जैसा एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक टूल होना चाहिए। लेकिन आयतुल्ला खुमैनी जो थे ये न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ थे। इनका मानना था कि मास डिस्ट्रक्शन वाले जो हथियार होते हैं ये इस्लाम के असूलों के खिलाफ है। तो जब तक आयतुल्ला खुमैनी रहे न्यूक्लियर वेपन के बारे में इतनी ज्यादा खुल के बात नहीं हुई। लेकिन होता क्या है कि ईयर 1989 में आयतुल्ला खुमैनी की डेथ हो जाती है और उसके बाद अली खमैनी ये पावर में आते हैं। और इस टाइम पे ईरान की सिचुएशन ये हो चुकी थी कि एक तरफ यूएस बैक्ड अरब जो थे वो खिलाफ में थे, इजराइल खिलाफ में था, यूएस रिजीम चेंज कराने में लगा हुआ था। तो ईरान ने यहाँ पे दो तीन चीजें की। ईरान ने यूएस से डायरेक्ट लड़ने की बजाय मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी छोटे छोटे ग्रुप्स थे जो इजराइल और अरब रॉयल फैमिली जैसे सऊदी, बहरीन, यूएई इनके खिलाफ थे, जैसे पैलेस्तीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला, जैसे यमन में हुतीज, ऐसे कई सारे ग्रुप जो थे उनको पैसे और हथियार से सपोर्ट करना चालू किया। इनको अपनी प्रॉक्सी बनाई। इस स्ट्रेटेजी को ये लोग फॉरवर्ड डिफेंस और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से बोलते थे। तो इससे हुआ ये कि मिडिल ईस्ट में जो गरीब पैलेस्तीन का सपोर्टर था, इजराइल के खिलाफ था, या अपनी सरकार से नाराज था या अरब फैमिली से नाराज था, इनके सामने ईरान ने अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट किया कि देखो हम पैलेस्तीन के साथ हैं, हम इजराइल के खिलाफ हैं और हम तुम्हारी कंट्री की करप्ट रॉयल फैमिली जो यूएस की पपेट है हम उसके भी खिलाफ हैं। तो इसका एडवांटेज मिला ईरान को। ये चीज शिया सुन्नी से हटके जो पूरा मुस्लिम उम्मा है उसके एक सेक्शन में ईरान के लिए सिंपैथी आई। और जब ये चीज हुई तो यहां से सऊदी, यूएई, इनकी जो रॉयल फैमिलीज थी ये भी डरे। इनको लगा कि ईरान अब हमारे यहाँ भी रेवोल्यूशन ना करा दे और हमें हटा के पूरे मुस्लिम उम्मा का जो लीडर बनने की कोशिश कर रही है कहीं ये सच में ना हो जाए। और अगर कहीं ईरान हमसे स्ट्रांग हो गया, उसके पास न्यूक्लियर आ गया, तो उस कंडीशन में तो ईरान को रोकना और उसके जो पर्पज है उसको रोकना एकदम मुश्किल हो जाएगा। तो सऊदी वगैरह जो है वो अपनी सिक्योरिटी गारंटीज को लेकर यूएस के और ज्यादा क्लोज हुए। इनफैक्ट यूएस को और मोटिवेट किया कि ईरान का कुछ किया जाए। और फिर इसके बाद जो दूसरा स्टेप ईरान ने लिया, शाह के टाइम पे जो यूएस ने ईरान को न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह दिए थे उसको रिवाइव करना स्टार्ट किया। जो साइंटिस्ट थे मोहसिन फखरीजादे, इनको टास्क दिया गया और इन्होंने ईरान का जो नतांज और आर्क लोकेशन है यहाँ पे यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम स्टार्ट किया। लेकिन ईयर 2002 तक MEK जो कि ईरान के अंदर एक ऑपोजिशन है उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दोनों न्यूक्लियर साइट जो थी इनको पब्लिक कर दिया। देखिए जो पूरा अभी जो लड़ाई चल रही है, जो पूरा कन्फ्लिक्ट है, इसमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये जो जमीन के अंदर से रॉ यूरेनियम निकलता है उसके मिक्सचर में 99% से ज्यादा हिस्सा U-238 आइसोटोप का होता है और 1% से भी कम हिस्सा U-235 आइसोटोप का होता है। न्यूक्लियर यूज करने के लिए ये जो U-235 है यही काम का होता है। ये जो रॉ यूरेनियम में से U-235 का परसेंटेज को बढ़ाया जाता है उसको ही एनरिचमेंट कहते हैं। अगर ये एनरिचमेंट यानी कि U-235 का जो परसेंटेज है ये 3 से 5% तक हो जाता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में यूज हो सकता है। लेकिन यही एनरिचमेंट अगर 90% तक पहुंच जाता है तो तब जाके ये न्यूक्लियर वेपन में यूज हो पाता है। तो जब इस टाइम पे न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में दुनिया को पता चला तो ईरान ने कहा कि हम वेपन नहीं बना रहे, हम तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए बस 1-2% तक का एनरिचमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें देख के तुरंत इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA इनकी टीम साइट पे पहुंचती है, उनको हाईली एनरिच्ड यूरेनियम बनाने के पार्टिकल्स वगैरह मिलते हैं। तो इस चीज से बहुत ज्यादा ईरान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आता है तो ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम इसी टाइम पे रोक देता है। तो इस टाइम पे न्यूक्लियर प्रोग्राम तो रुक गया, लेकिन सेम टाइम पे एक और ऐसी चीज होती है कि फिर से दोबारा से इसकी नीड पड़ जाती है। होता क्या है कि सद्दाम हुसैन जो यूएस के अगेंस्ट हो गया था उसको यूएस ने पकड़ा और रिजीम चेंज कर दी इराक के अंदर। और ये करने के बाद ईरान को भी इराक के साथ जोड़ के एक्सिस ऑफ इविल बोलना स्टार्ट कर दिया यूएस ने। और एक तरफ इराक में यूएस घुस गया, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भी यूएस था और धीरे धीरे ईरान को हर तरफ से एनसर्कल करके प्रेशर बनाना स्टार्ट किया यूएस ने। इस सद्दाम वाले इंसिडेंट का ईरान पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। यहां से ईरान को रियलाइज हो गया कि जो देश यूएस की हिट लिस्ट में है उसका जाना तय है। बस एक नॉर्थ कोरिया है जो यूएस की हिट लिस्ट में भी है लेकिन उसको यूएस टच नहीं करता, और वो सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर है। तो यहीं से ईरान को लगा कि अगर अपना सर्वाइवल चाहिए और यूएस से बचना है तो उसका एक ही रास्ता है कि अपना न्यूक्लियर बनाओ, वरना कभी ना कभी सद्दाम की तरह हमारा भी यही हाल होगा। तो इन सारी चीजों को देख के दोबारा से जो ईरान के प्रेसिडेंट महमूद थे, इन्होंने जितनी भी इससे पहले न्यूक्लियर डील वगैरह के जो एग्रीमेंट वगैरह थे वो सब रद्द कर दिए, उनको कैंसिल कर दिया। और ईरान के अंदर जो फोर्डो पहाड़ हैं उसके अंदर छुपा के न्यूक्लियर एनरिचमेंट दोबारा से शुरू कर दिया। अब देखिए यूएस जो है वो ईरान का न्यूक्लियर हो जाना ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर आ गया तो यूएस का कोई भी प्रेशर या कोई भी धमकी कुछ काम नहीं करता।
और जब डर ही नहीं रहेगा ईरान को, तो ईरान अपना ऑयल चाहे युआन में बेचे चाहे येन में बेचे, यूएस कुछ नहीं कर पाएगा। और जब ईरान ये करेगा तो बाकी गल्फ कंट्रीज भी करने लगेंगे। और इसके साथ साथ यूएस ने सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज को सिक्योरिटी प्रोमिसेस कर रखे हैं। इसी वजह से गल्फ कंट्रीज ने डॉलर को तेल में बेचने के लिए एक्सेप्टेंस दी थी। तो अगर ईरान न्यूक्लियर देश बनने के बाद गल्फ कंट्रीज पे अग्रेसिव हो जाए या रेवोल्यूशन लाने की बात करे, तो यूएस की सारी सिक्योरिटी गारंटीज बस पेपर पे रहेंगी, वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो देखिए, सारी चीजें बताने का मतलब ये है कि एक अकेले ईरान के न्यूक्लियर बनने से ईयर 1974 से ये जो गेम पूरा चला आ रहा है यूएस का, पूरा ये जो पेट्रो डॉलर का सिस्टम है और डॉलर की डोमिनेंस चल रही है, एक झटके में उसको इंपैक्ट पड़ेगा। तो यूएस कुछ भी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन यूएस ईरान को किसी भी कीमत पे न्यूक्लियर देश बनना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जैसे यूएस को पता चला कि ईरान दोबारा से न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना स्टार्ट कर रहा है, इनकी और इजराइल की इंटेलिजेंस बहुत अंदर तक घुसी हुई थी, इनको हर चीज पता चल जाती है। तो यूएस और इजराइल ने डायरेक्ट हमला नहीं किया, बल्कि एक स्टक्स नाम से एक वायरस बना के इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे छोड़ दिया। न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर जितने भी सेंट्रीफ्यूजेस थे जो यूरेनियम का एनरिचमेंट करते थे, वो जरूरत से ज्यादा स्पिन होके सारे टूट गए। और इसके साथ साथ ईरान के जो साइंटिस्ट थे जो एक्चुअल में इस प्रोग्राम को चला रहे थे, जैसे मसूद अली, माजिद, दरियांश, मुस्तफा अहमदी, ये सारे थोड़े थोड़े टाइम पे मिस्टीरियस तरीके से इनके साथ एक्सीडेंट हुए और ये मारे जाने लगे। कोई अपनी कार स्टार्ट कर रहा तो हो जा रहा, कोई बाहर सुबह से निकल रहा तो वहां अपने आप गिर जा रहा। तो ये सारी चीजें होने लगी और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था ईरान का, वो डिले होने लगा। लेकिन उसके बाद भी ईरान रुका नहीं, किसी ना किसी तरीके से उसने अपने प्रोग्राम को बनाए रखना जारी रखा, क्योंकि ईरान का ये मानना था कि अगर न्यूक्लियर नहीं बना पाए तो वैसे इनका मरना तय है। तो ईरान पहाड़ों के नीचे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से कैसे ना कैसे करके एनरिचमेंट स्टार्ट करने लगा। और इसकी वजह से एक चेन स्टार्ट हो गई, जिसमें ईरान अलग अलग तरीके लगा के अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल इसको ट्रैक करके अलग अलग मिशन चला के उसको रोक रहे हैं। काफी सालों तक ये चीज चलती रही, लेकिन इसके बाद ईयर 2009 आता है और यहाँ पे ओबामा की एंट्री होती है। ओबामा प्रेसिडेंट बन के आते हैं। तो इस टाइम पे ईरान और यूएस के बीच में ये जो न्यूक्लियर को रोकने का खेल चल रहा था, इसको इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से रोकने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि हमला करने की बजाय अगर हम ईरान को टेबल पे लाके एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन कर लें, तो उससे न्यूक्लियर प्रोग्राम भी रुक जाएगा और ये लड़ाई जैसी सिचुएशन भी नहीं होगी। लेकिन ईरान इस तरीके के न्यूक्लियर प्रोग्राम में कोई एग्रीमेंट हो जाए, इसके लिए ओके नहीं था। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि यूएस ने गद्दाफी के साथ भी एग्रीमेंट किए थे। गद्दाफी ने भी अपना पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करके यूएस को दे दिया था, लेकिन उसके बाद भी गद्दाफी को मारा गया। तो ईरान का मानना था कि यूएस ये जो एग्रीमेंट वगैरह लेके आ रहा है, ये बस टाइम बाय करने का तरीका है, ईरान को वीक करने का तरीका है, और जब ये लोग इस चीज के लिए एग्री होंगे, इसको हटा देंगे, तो उसके बाद इनका खात्मा होगा। तो ईरान जब मान नहीं रहा था, तो ओबामा ने बैक टू बैक ईरान पे हैवी सैंक्शन लगाए, स्विफ्ट पेमेंट से निकाल दिया, सारे बैंक्स पे सैंक्शन लगा दिए, जो कंट्री ईरान से ऑयल खरीदने की कोशिश करती थी उस पे सैंक्शन लगा दिए। ईरान इतना सारा ऑयल होने के बाद भी ऑयल नहीं बेच पा रहा था, इकोनॉमी डूब रही थी, पेमेंट सिस्टम बंद होना बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर रहा था। लग्जरी आइटम तो छोड़ो, जो बेसिक मेडिसिन थी वो तक इंपोर्ट होने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कोई कंट्री अगर मेडिसिन दे भी दे तो वो पेमेंट कैसे करे ईरान को। हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया तक कम हो गए थे, तो ऑपरेशन वगैरह तक नहीं हो पा रहे थे। और फिर जब बहुत ज्यादा हाल खराब हुआ सैंक्शन से, तो ईरान एग्रीमेंट के लिए रेडी हुआ। जुलाई 2015 को वियना के अंदर ईरान ने JCPOA एग्रीमेंट साइन किया। ईरान के साथ इसमें यह डील हुई कि ईरान 3.67% तक एनरिचमेंट कर सकता है, लेकिन IAEA जो है, इसके इंस्पेक्टर 24 घंटे मॉनिटरिंग करेंगे। तो इस चीज के लिए दोनों कंट्रीज ओके होती हैं, ये एग्रीमेंट हो जाता है। ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस थे उनको ईज किया गया, हर कोई बहुत खुश था इससे, और चीजें बहुत अच्छे से आगे चलने लगी। लेकिन इसके 3 साल बाद 2018 में एंट्री होती ट्रंप की। ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद ही कहते हैं कि ओबामा ये जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करके गए हैं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान यूएस को होगा। पहली चीज इन्होंने कही कि ये जो एग्रीमेंट है उसमें इतनी दिक्कतें हैं, जो बेसिक बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह हैं, इसको तक ओबामा ने कवर नहीं कर रखा इस एग्रीमेंट में। ऊपर से जो इंपॉर्टेंट क्लॉज है वो कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो जाएंगे, और उस केस में ईरान लीगली और स्ट्रांग हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ओबामा ये जो JCPOA साइन करके गए हैं, इससे ये यूएस को एक ट्रैप में फंसा के गए हैं। इससे फायदा कुछ नहीं होने वाला, ईरान को बस टाइम मिलेगा, वो और स्ट्रांग होगा, और तब ईरान को न्यूक्लियर बनाने से रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। ट्रंप ये जो ओबामा की JCPOA डील थी, ये तोड़ के यूएस को ऑफिशियली इस डील से बाहर कर लेते हैं। ओबामा की जो 5 साल की मेहनत थी वो एक झटके में खत्म हो जाती है, और ये डील टूटने के बाद फिर से वही तनातनी वाली सिचुएशन हो गई। ईरान ने बहुत तेजी से यूरेनियम एनरिचमेंट की लिमिट तोड़ना स्टार्ट किया, और इधर से ट्रंप ने बैक टू बैक धमकी दी कि इसको तुरंत बंद करना होगा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान और यूएस के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन हो गई। यूएस ने ईरान के सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी कासिम सुलेमानी, इनको मार दिया। इधर ईरान ने यूएस के एयरबेस पे हमला कर दिया, और इससे पहले की वॉर स्टार्ट होती, बाइडेन जीत के पावर में आ जाते। ट्रंप जब प्रेसिडेंट बन के आए, तो तब ईरान का जो यूरेनियम एनरिचमेंट था वो 3.67%
10% तक था और ट्रंप के जाते टाइम ईरान का एनरिचमेंट 20% से ऊपर पहुंच गया। तो ये सारा कुछ होने के बाद भी कोई सोल्यूशन यहां भी नहीं निकल पाया। अब बाइडेन के आने के बाद दोबारा से ये जो JCPO डील थी इसको रिवाइव करने की बात होती है, लेकिन ईरान पहले से ही कह देता है कि डील तभी होगी जब आप फ्यूचर गारंटी दो कि कोई दूसरा प्रेसिडेंट आएगा तो वो एग्जिट ना कर सके इस डील से। तो ये चीज बाइडेन के हाथ की थी नहीं, तो इन सारी चीजों को लेके एक नेगोशिएशन चल रहा था। और फिर ईयर 2021 में अप्रैल का महीना था, इस दिन जब ये नेगोशिएशन चल रहा था ईरान की टीम और यूएस की टीम के बीच नेगोशिएशन में 11 अप्रैल 2021 को ईरान की जो नतांज एनरिचमेंट फैसिलिटी थी उस पे इजराइल ने बॉम्ब मार दिए और जितने भी एडवांस IR-6 सेंट्रीफ्यूजेस थे ये सारे के सारे उड़ा दिए। ये जो चीज हुई इससे ईरान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया कि एक तरफ तो नेगोशिएशन चल रहा है और दूसरी तरफ हमारे ऊपर बॉम्ब मारे जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम नहीं चलेंगी। और यहां से बात थोड़ी बिगड़ भी गई। तो इसका जवाब देने के लिए ईरान ने डायरेक्ट हमला नहीं किया इजराइल पे, बल्कि ये कहा कि हम पे हमला हुआ है और हम इसके बदले में अब 60% न्यूक्लियर एनरिचमेंट करेंगे एज अ पेनल्टी, और वार्निंग दी कि हम चाहें तो 90% तक कर सकते हैं, लेकिन हम 60% तक ही एनरिचमेंट कर रहे हैं, लेकिन दोबारा अगर ऐसा हमला हुआ तो हम 90% तक भी कर लेंगे। तो 11 अप्रैल 2021 को यह हमला हुआ था और 11 मई 2021 तक 60% न्यूक्लियर एनरिचमेंट ईरान ने कर लिया। और ये सारी चीज दुनिया को भी पता चली क्योंकि IAEA ने अपनी रिपोर्ट में भी ये चीज कंफर्म कर दी कि ईरान ने 60% एनरिचमेंट कर लिया है। अब इसको लेके यूएस के लिए भी दिक्कत खड़ी हुई, बाकी देश भी एक साथ आए, ईरान पे प्रेशर बनाना चालू किया गया क्योंकि अब यहां से 90% करना भी बहुत आसान था। IAEA के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर थे इन्होंने 35 मेंबर कंट्रीज में वोट वगैरह करा के ईरान के खिलाफ रेजोल्यूशन वगैरह पास कराए। तो ईरान ने कहा कि एक तो हम आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको एक एक डिटेल दे रहे हैं, IAEA की जो टीम है उसको पूरी मॉनिटरिंग वगैरह करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ना तो हमारे से सैंक्शन हटा रहे और हमारे ऊपर प्रेशर अलग से बना रहे। तो ये सारी चीजें बोल के ईरान ने न्यूक्लियर साइट पे IAEA की जो टीम थी उसकी एंट्री बंद कर दी। जो कैमरे लगे हुए थे न्यूक्लियर फैसिलिटी में वो सब हटा दिए गए। ऑनलाइन एनरिचमेंट मॉनिटर जो थे, फ्लो रेट मॉनिटर जो थे, ये सारे ईरान ने हटा दिए। अब इसकी वजह से जो 24 घंटे इमेजरी ऑनलाइन एनरिचमेंट डेटा ये सारा जो आता था वो बंद हो गया। तो ईरान ने कहा कि जब हम कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं तो कैमरे वगैरह जो लगे हुए हैं इनका भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर जो IAEA के जो डायरेक्टर थे ग्रोसी, ये ईरान गए, बातचीत हुई और दोबारा से कैमरे वगैरह इंस्टॉल किए गए। अब कैमरे वगैरह तो दोबारा लग गए, लेकिन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इतना आगे चला गया था कि सिंपल वो जो 2015 वाली डील थी उसको दोबारा लाके कोई फायदा नहीं था। और ईरान कोई सीरिया या इराक नहीं है कि वहाँ हमला करके कंट्रोल कर रहा हो। रिजीम चेंज के भी ऑप्शन नहीं थे क्योंकि ईरान के लोग जो थे वो भले ही खमेनी के खिलाफ हो जाएं, लेकिन खिलाफ होने के बाद ये नहीं है कि वो अमेरिका के साथ जाके हाथ मिला लेंगे। तो एक स्टेलमेट जैसी सिचुएशन बन गई थी। और फिर इसके बाद 3 मार्च 2023 को एक और चीज होती है जिससे और सारे लोग परेशान हो जाते हैं। इस दिन IAEA ने रिपोर्ट पब्लिश की और कहा कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको ईरान अब 12 दिन के ब्रेकआउट टाइम तक ले आया है। 12 दिन ब्रेकआउट पॉइंट का मतलब है कि ईरान जब चाहे 12 दिन में 60% से 90% एनरिचमेंट कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतने दिन में न्यूक्लियर वेपन तैयार हो जाएंगे। जो एक्चुअल न्यूक्लियर होता है उसको डिजाइन करना एकदम अलग चीज है। कोर फैब्रिकेशन होता है, असेंबली होती है, डिलीवरी सिस्टम में लाइट वेट करके उसको फिट करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स फेज होता है। ये इसमें और ज्यादा टाइम लगता है, 6 महीने से 1 साल से ज्यादा भी लग सकता है। तो यहां से सिचुएशन और खराब होने चालू हो गई थी और अगले 2 साल तक यानी कि 2023 से 2025 तक वही पुराना खेल शुरू हो जाता है। यूएस ने प्रेशर पॉइंट्स बढ़ाए, सैंक्शन और बढ़ाए, ईरान ने भी अपनी प्रॉक्सीज, हिजबुल्ला, हाउतीज, हमास इन सबको एक्टिव करा। इसी बीच में 7 अक्टूबर वाला हमला भी हुआ। ईरान और इजराइल आमने सामने आ गए। इजराइल ने न्यूक्लियर साइट पे बॉम्ब गिराए। ये सारी चीजें 2 साल के अंदर हुई, लेकिन उसके बाद भी ईरान ने जैसे तैसे छुपा के अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बचा के रखा। और फिर इसके बाद ईयर आता है 2025 यानी कि पिछला साल, और यहाँ पे दोबारा से एंट्री होती है ट्रंप की। ट्रंप दोबारा से जब प्रेसिडेंट बन के आते हैं तो उसके कुछ ही दिन बाद यानी कि मार्च 2025 को खमैनी को लेटर लिख के सीधे 60 दिन का अल्टीमेटम देते हैं कि जल्दी से जल्दी एग्रीमेंट साइन करके जो पूरा न्यूक्लियर एनरिचमेंट का प्रोग्राम है इसको बंद करो, वरना मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेस झेलने होंगे। तो कुछ ही वीक में ईरान और यूएस के ऑफिशियल जो थे वो ओमान के अंदर नेगोशिएशन स्टार्ट वगैरह भी करते हैं, लेकिन बार बार की तरह यहाँ भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट में आके बात फंस जाती है। ईरान ने कहा कि 3 से 4% तो देखो हम एनरिचमेंट करेंगे, ये हमारा हक है, लेकिन ट्रंप ने साफ कह दिया कि एनरिचमेंट एकदम बंद करना होगा। और ये नेगोशिएशन करते करते 7 दिन का जो अल्टीमेटम था वो खत्म हो जाता है जून 2025 में। और फिर 22 जून 2025 को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर होता है। इसमें यूएस B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से ईरान के सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो थी, फोर्डो, नतांज, इस्फहान, कराज, इन सारी जगहों पे हैवी बॉम्बिंग करते हैं। ये जो स्ट्राइक यूएस ने की थी, इससे पहले ईरान के पास 440.9 kg
60% एनरिच्ड यूरेनियम था इनके पास, जो अगर 90% तक हो जाता तो 10 न्यूक्लियर वेपन बन सकते थे। लेकिन जब ये सारा हमला खत्म हुआ तो उसके बाद IAEA ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया कि 200 kg 60% एनरिच्ड यूरेनियम जो था वो ईरान ने कैसे भी करके बचा लिया है। सैटेलाइट वगैरह से जब रिव्यू भी किया गया तो पता चला कि 12 जून 2025 को ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे बहुत सारे ट्रक्स आए जो अंदर गए, फिर एक टाइम के बाद वो बाहर निकले, उसके बाद अलग अलग डायरेक्शन में गए। तो कहने का मतलब है कि ईरान ने इतना एनरिचमेंट बचा के उसको शिफ्ट कर दिया। और ईरान के ऊपर ऐसे हमले होते रहते थे तो ईरान क्या करता है कि एडवांस सेंट्रीफ्यूजेस जो होते हैं जिसमें सारी चीजें बनती हैं, इनको वो बैकअप में इनके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं इनको अलग अलग सेफली रखता है ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो उनको असेंबल करके यूज कर लिया जाए और वो हमले से बचे रहें। तो ये हमला होने के बाद भी न्यूक्लियर बचा लिए ईरान ने, लेकिन ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल गया, हमने सारे न्यूक्लियर उड़ा दिए और अपनी जीत अनाउंस कर दी उन्होंने। ये जो हमला किया था यूएस ने, इससे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिले तो हुआ, लेकिन ईरान ने अंडरग्राउंड कंपाउंड मिन्जादेही में सब ट्रांसफर करके दोबारा से काम स्टार्ट कर दिया। तो घूम फिर के जहां पे सारी बात शुरू हुई थी वहीं पे दोबारा से पहुंच गए। इन सारी चीजों का कोई फायदा नहीं है। अब सिचुएशन ये है कि एग्रीमेंट काम नहीं कर रहे, न्यूक्लियर प्लांट डिस्ट्रॉय कर करके यूएस थक गया है, वॉर अगर की जाए तो उसमें नुकसान बहुत है, रिजीम चेंज की पॉसिबिलिटी भी नहीं हो रही है। तो इसके बाद दिसंबर 2025 में ईरान में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। नॉर्मली प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं ईरान में, लेकिन छोटे एरिया में होते हैं। लेकिन इस बार दिसंबर 2025 यानी कि कुछ महीने पहले ही इस बार जो प्रोटेस्ट हुए वो बहुत बड़े स्केल पे हुए। करीब 10 से 17 प्रोविंस में ये प्रोटेस्ट ईरान के अंदर फैल गए। In Tehran, the Grand Bazaar shuts down as merchants join mass protests against Mohammad Reza Shah Pahlavi, marking a major escalation in the revolution. রমজান হলো দেওয়ার সময়, তাই অলিম ট্রেড দিচ্ছে আরো। तो नॉर्मली ईरान ऐसे टाइम पे इंटरनेट बंद कर देता है, लेकिन जब इस बार ईरान ने इंटरनेट बंद किया तो पता चला 40 से 50 हजार ये जो इलॉन मस्क वाले जो स्टारलिंक के टर्मिनल्स थे ये इलीगली चल रहे थे ईरान के अंदर। इसकी मदद से प्रोटेस्टर्स ने कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट कर दिया। ईरान ने साफ कह दिया कि यूएस ये सारी चीजें ईरान के अंदर रिजीम चेंज के लिए कर रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट के अंदर से मुसाद और सीआई के एजेंट्स इन्होंने पकड़े हैं। दूसरा, इस साल यूएस के बजट के अंदर ईरान के अंदर इंटरनेट सेंसरशिप बाईपास करने वाले जो टूल होते हैं जैसे VPN, प्रॉक्सी सर्वर वगैरह, इसके लिए डेडिकेटेड फंड अलॉट किए गए थे। तो ये सारा ब्लेम ईरान ने यूएस पे दिया। इनफैक्ट इस टाइम पे ट्रंप भी ईरान के प्रोटेस्टर्स से कह रहे थे कि आप लोग लगे रहो, हम लोग हेल्प करने आएंगे, लेकिन ईरान ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। 5000 से ज्यादा प्रोटेस्टर ईरान के अंदर मारे गए, तब जाके प्रोटेस्ट रुका। तो कुल मिला के ये प्रोटेस्ट वाला जो आइडिया था यहां से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग करंट ईयर में। घूम फिर के दोबारा से 6 फरवरी 2026 को वही नेगोशिएशन दोबारा से स्टार्ट हुआ। ओमान के अंदर सारा नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ, लेकिन इस बार जब नेगोशिएशन ट्रंप ने स्टार्ट किया तो यूएस ने ईरान को चारों तरफ से घेर के एक मिलिट्री बिल्डअप करना भी स्टार्ट कर दिया था। और इस वाले नेगोशिएशन में ईरान ने पॉजिटिव सिग्नल्स दिए। यूएस की मैक्सिमम डिमांड जो थी वो ओमान भी ली। इनफैक्ट प्रोग्रेस इतनी अच्छी हो रही थी कि ओमान की तरफ से भी स्टेटमेंट आए कि अब बहुत जल्दी कुछ ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, गार्डियन वगैरह हर जगह ये खबरें छपने लगी। लेकिन इसी बीच में हैरानी की बात ये हुई कि इस ऑनगोइंग डिस्कशन के बीच में अचानक से 28 फरवरी 2026 को रात में ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च कर दिया। 24 घंटे के अंदर 1000 से ज्यादा स्ट्राइक्स की गई ईरान के ऊपर। इनके पास पहले से इंटेल था कि अली खुमैनी, डिफेंस मिनिस्टर, IRGC कमांडर, ईरान की सारी लीडरशिप तेहरान में मीटिंग कर रही है। तो 28 फरवरी 2026 को बॉम्ब मार के सबको इन्होंने मार दिया। अब यूएस की यहाँ पे कैलकुलेशन थी कि ईरान का इतना पुराना सिस्टम है, जब ये टूट जाएगा, ये सारे लोग मर जाएंगे, तो ईरान के जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं या जो ऑपोजिशन है वो अपने आप खड़े हो जाएंगे, उनसे हम डील कर लेंगे। लेकिन जब इराक में सद्दाम वाला इंसिडेंट हुआ था, जब यूएस ने सद्दाम को पकड़ के रिजीम चेंज की थी, तो उस चीज को देख के ईरान में एक चीज हुई थी। ईरान ने मोसाइक डॉक्ट्रिन फॉलो करी थी। इसमें इन्होंने ये किया था कि ईरान की अगर टॉप लीडरशिप, सेंट्रल कमांड या फिर कम्युनिकेशन को अगर यूएस हिट कर दे तो इन्होंने ईरान को 31 प्रोविंशियल कमांड में डिवाइड करके हर प्रोविंस का अपना एक अलग हेड बना दिया था कि अगर इनकेस टॉप लीडरशिप चली जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईरान के उस प्रोविंस का जो हेड होगा वो खुद से फैसला लेगा उसको क्या करना है। ये इसलिए किया गया था ताकि लीडरशिप जाने के बाद भी ईरान का पूरा सिस्टम ना ब्रेक हो। और ये चीज हुई भी। ट्रंप ने जब अली खमैनी और इनकी लीडरशिप को मारा तो उसके बाद यही समझ में नहीं आया कि बात किससे की जाए। नेगोशिएशन के लिए कोई बचा ही नहीं, और नेगोशिएशन के लिए अगर कुछ बात आगे भी बढ़ती थी या ट्राई भी किया जाता था तो जो दूसरा ग्रुप था तो वो उस नेगोशिएशन के खिलाफ बात करने लगता। तो ईरान की लीडरशिप खत्म करने के बाद भी यूएस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। उल्टा ईरान ने एक स्ट्रॉन्ग और सरप्राइज रिटेलिएशन स्टार्ट कर दिया है। सरप्राइज वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ईरान ने इजराइल के साथ साथ गल्फ की टॉप ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, यूएई, गल्फ कंट्रीज के अंदर जहां जहां यूएसए के बेस हैं,
इन सब पे हमला कर दिया। Iran has expanded its military operations across multiple Middle Eastern nations in recent days, raising serious concerns of a broader regional conflict as global powers closely monitor the rapidly escalating situation. और यूएस के लिए एक ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी है जहां पे यूएस बैकफुट पे है। अब यूएस एक सुपर पावर है, ईरान उसके सामने कुछ भी नहीं है। जितना ईरान का पूरा मिलिट्री बजट है उतना तो यूएस के एक एयरक्राफ्ट का खर्चा हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी ईरान यूएस को इसलिए परेशान कर पा रहा है क्योंकि ईरान के पास कुछ चीजें ऐसी है जिसकी वजह से सिर्फ आज ही नहीं, ईरान को पिछले कई सौ सालों से हराना बहुत मुश्किल है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो भी आपको बताता हूं। अभी ये जो वॉर ऑन गोइंग है, यूएस इस टाइम पे ईरान के अलग अलग ठिकानों पे जाके हमला कर रहा है और बहुत भारी नुकसान कर रहा है। अब अगर आप ईरान की डेमोग्राफी देखोगे तो ईरान के चारों तरफ जो बॉर्डर्स हैं उन पे नेचुरल माउंटेन्स हैं। वेस्ट में जागरोज और नॉर्थ में एल्बोर्स माउंटेन कैप्सियन सी तक है। ये माउंटेन ईरान के लिए एक नेचुरल मिलिट्री शील्ड की तरह एक्ट करते हैं। सद्दाम ने ईरान से 8 साल तक लड़ाई करी लेकिन जागरोस माउंटेन क्रॉस नहीं कर पाया। अगर इस साइड भी अगर आप मैप पे देखोगे तो ईरान इन पहाड़ियों से कुवैत, सऊदी, यूएई सब पे बड़े आराम से हमला करके छुप सकता है, लेकिन गल्फ कंट्रीज के लिए वापस हमला करना उतना आसान नहीं है। दूसरा, ईरान का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, इराक से 4 गुना ज्यादा बड़ा है ईरान। हर चीज इतनी दूर है कि इस टाइम पे अगर यूएस एक जगह पे हमला कर रहा है तो दूसरी जगह पे उतना इंपैक्ट नहीं हो रहा है। तो इस बड़े एरिया की वजह से ईरान की जो हमला झेलने की कैपेसिटी है वो भी बहुत ज्यादा है। अभी $16 बिलियन खर्च करके यूएस ने 5000 से ज्यादा मारे, लेकिन ईरान उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा है। वहीं जब ईरान इजराइल पे मिसाइल मार रहा है तो एरिया छोटा होने की वजह से इजराइल का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बिल्डिंग्स बहुत क्लोज हैं। तेल अवीव, जेरूसलेम, हाइफा ये सब एक दूसरे से इतने पास हैं कि कभी कभी एक मिसाइल के ब्लास्ट का रेडियस भी मल्टीपल सिटीज को इफेक्ट करता है। तो यूएस ईरान को जितनी मिसाइल्स यूज करके नुकसान पहुंचाता है, ईरान उससे बहुत ही कम मिसाइल्स में इजराइल को नुकसान पहुंचाता है। इस लड़ाई में इजराइल के ऊपर इस बार बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। और इसके साथ साथ ईरान ने क्या किया, ये जो माउंटेन्स हैं इनके अंदर मिसाइल सिटीज बना रखी हैं अलग अलग लोकेशन पे, अंदर ट्रेनें भी चलती हैं। इन्होंने पहाड़ों के अंदर अंडरग्राउंड बेसेस, सारा मिसाइल और ड्रोन का सिस्टम अलग अलग जगह पे लगा रखा। यूएस के लिए ये समझ पाना कि मिसाइल कहां से आ रही है वो भी एक बहुत टफ टास्क है। और ईरान यूएस से लड़ने के लिए पिछले 20 साल से तैयारी कर रहा है, तो इनके पास हथियारों के नंबर्स बहुत ज्यादा है। ईरान बहुत ही सस्ते मिसाइल और ड्रोन का यूज कर रहा है। ईरान का जो शाहिद ड्रोन है जो टारगेट पे जाके उड़ जाता है उसकी कॉस्टिंग $20,000 से $50,000 के बीच में होती है। तो ईरान इनको बल्क में भेजता है तो पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और इनको रोकने के लिए जो पैट्रियट इंटरसेप्टर्स हैं वो $4 मिलियन से भी ज्यादा के हैं। थर्ड इंटरसेप्टर्स $13 से $15 मिलियन का। ईरान के जो ये चीप ड्रोन्स हैं उन्होंने यूएस का $300 मिलियन का एडवांस रेडार AN/TPY-2 ये उड़ा दिया। इस वॉर के अंदर यूएस के ऊपर जो कॉस्ट का लोड है वो ईरान ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और इसके बाद सबसे बड़ा हथियार जो ईरान के पास है, जो आप रोज सुनते होंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने इस एरिया को पकड़ के पूरा गेम चेंज कर दिया है। मैप पे अगर आप इस एरिया को देखोगे तो बहुत ही छोटा सा 33 किलोमीटर का एरिया है और शिप जो होती है वो बहुत डीप वाटर से निकलती है, तो एक्चुअल जो है वो 9 से 10 किलोमीटर का ही एरिया है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ये जो आप छोटा सा एरिया देख रहे हो, इस एरिया से पूरी दुनिया का 20% ऑयल जाता है। इंडिया की जो टोटल एनर्जी नीड्स है उसका 50% इस रास्ते से जाता है। चाइना का 40%, जापान का 80%, ऐसे ही हर कंट्रीज का जाता है। अब ईरान ने यहाँ पे किया क्या है कि इस रास्ते पे आके ईरान बैठ गया है और इस छोटे से एरिया को कंट्रोल करने के लिए ईरान को कोई बहुत भारी टेक्नोलॉजी या मिलिट्री सेटअप की जरूरत नहीं है। ईरान को हर शिप पे भी बॉम्ब नहीं मारना है, वो सिर्फ एक शिप पे बॉम्ब मार रहा है और बाकी शिप अपने आप रुक जा रही हैं। और ऐसा होने की वजह से जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो शिप की इंश्योरेंस कंपनी है, वो बैकआउट हो रही हैं। वो रेट या तो बहुत ज्यादा बढ़ा रही है या फिर दे ही नहीं रही है। और जब यहां से शिप का आना जाना रुक जाता है तो कोई भी अपनी शिप इस एरिया से निकाल नहीं रहा है जब तक ईरान उसको खुद सिक्योरिटी गारंटी ना दे। अब जब ये चीज ईरान कर रहा है कि ऑयल के शिप्स को रोक दे रहा है तो ऑयल रुक जाता है, और ऑयल जब इस रास्ते पे रुकता है तो वो बिक नहीं पाता है। तो शुरू में मैंने जो पेट्रो डॉलर बताया था कि गल्फ कंट्रीज ऑयल से आए हुए पेट्रो डॉलर को यूएस में इन्वेस्ट करती हैं, तो जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोकता है ईरान तो एक्चुअल में वो यूएस की इकोनॉमी और डॉलर के ऊपर भी प्रेशर बनाता है। पूरा जो पेट्रो डॉलर साइकिल है उस पर प्रेशर पड़ता है। ईरान का कहना है कि यूएस इसी तेल की कमाई के पैसे को यूज करके अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाता है और फिर हम पे बार बार हमला करता है, तो इसलिए हम इस रास्ते को नहीं खोलेंगे। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि यूएस ने गल्फ कंट्रीज को सिक्योरिटी का वादा किया है, तभी ऑयल डॉलर में बेचने के लिए गल्फ कंट्रीज तैयार हुई। ये करके ईरान ने इसके ऊपर भी डेंट मार दिया। तो अब यहाँ पे ईरान ने कहा कि यूएस हम पे जो हमला कर रहा है वो इन गल्फ कंट्रीज की सिक्योरिटी बेसिस को यूज करके हम पे हमला कर रहा है, तो हम इन सिक्योरिटी बेसिस पे मारेंगे। और होता क्या है कि जब इन बेसिस से निकल के यूएस सोल्जर होटल वगैरह
वगैरह में जा रहे हैं, तो ईरान गल्फ कंट्रीज के इन होटल्स पे भी मार रहा है। ईरान के लिए पहाड़ियों से इन होटल पे मारना बहुत आसान है। तो अगर इसको देखा जाए तो एक्चुअल में जिस सिक्योरिटी के लिए गल्फ कंट्रीज ने यूएस के बेसेस अपनी कंट्रीज में बनवाए थे, तो एक्चुअल में वही एक रीजन बन गया उनके ऊपर हमला होने का। और अब अगर गल्फ कंट्रीज को अपने ऊपर हमला रुकवाना है तो ईरान साफ कह रहा है कि जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं यूएस के बेसेस अपने यहां से हटाएं और ये जो एयर स्पेस है जहां से आके यूएस हमारे ऊपर हमला कर रहा है इसको बंद करें। और ये वॉर का अभी पहला फेज है। यूएस के पास बहुत सारी अभी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से केओस क्रिएट हो सकता है गल्फ कंट्रीज के अंदर। गल्फ कंट्रीज में खेती नहीं होती है, तो 90% फूड इंपोर्ट होकर इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ही आता है, जिसमें से 70% इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से आता है। तो ये वॉर अगर इस तरीके से चलती रही और ईरान ने अगर इसके ऊपर भी कुछ एक्शन लेना स्टार्ट किया तो और दिक्कतें स्टार्ट होंगी। और गल्फ कंट्रीज में पानी जो होता है तो ये लोग सी वाटर को डीसैलिनेशन प्लांट में प्रोसेस करके पीने का पानी बनाते हैं। बहुत टाइम लगता है इन डीसैलिनेशन प्लांट्स को बनाने में। गल्फ कंट्रीज का लगभग 60% पानी इन्हीं डीसैलिनेशन प्लांट से आता है। ईरान के लिए इन जगरोज माउंटेन से चीप ड्रोन भेज के डीसैलिनेशन प्लांट्स को उड़ाना बहुत ही आसान काम है और अभी तक ये सारी चीजें ईरान ने करी नहीं है। लेकिन इन केस यूएस ऐसे ही बढ़ता रहा और ईरान ने सही में ये स्टेप उठा लिया कि डीसैलिनेशन प्लांट को ड्रोन से उड़ाने लगा, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। गल्फ कंट्रीज डरी हुई है कि अगर ईरान ने ऐसा किया तो फिर चाहे बाद में सीज फायर भी हो जाए, इन डीसैलिनेशन प्लांट्स को वापस बनाने में भी 6-6 महीने 1 साल तक लग जाता। तब तक यहाँ के लोग पानी कहां से पिएंगे? तो बेसिकली गल्फ कंट्रीज यूएस की वो नस बन गई है जिसको ईरान दबा के यूएस के ऊपर प्रेशर बना रहा है। और जैसा मैंने अभी बताया था कि यूएस ने गल्फ कंट्रीज की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली है और अगर यूएस इस टाइम पे गल्फ कंट्रीज को नहीं बचा पाएगा, इतने सालों की यूएस की मेहनत पे पानी फिरेगा। इससे पहले क्या होता था कि ट्रंप ये बोल के निकल जाते थे कि हम जीत गए, हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए हैं और बात खत्म हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा करके ट्रंप यहाँ से निकल भी जाते हैं तो ईरान तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में बैठा है। वो तो कह रहा है हम जब तक नहीं खोलेंगे जब तक हमारी सारी की सारी शर्तें पूरी नहीं होंगी। ईरान ने शर्तों में बहुत सारी चीजें मांगी हैं कि हमारे ऊपर जो हमला हुआ है, जितना नुकसान हुआ, उसका सारा का सारा पैसा उसको वापस चाहिए। सैंक्शन हटाने को बोले हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम को एनरिच करेगा, वो बहुत सारी डिमांड है। और सिर्फ गल्फ कंट्रीज और यूएस की बात नहीं है। इस लड़ाई का लेवल अगर बढ़ा तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज और रेड सी जो है, पानी के नीचे जो इंपॉर्टेंट सबमरीन इंटरनेट केबल्स जाती हैं, तो इन केबल्स को भी उड़ाने की बात हो रही है। पूरी दुनिया की इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्लाउड सर्विसेज, ग्लोबल डेटा ट्रैफिक, बैंकिंग सिस्टम, हर चीज में बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप के ऊपर हर तरफ से प्रेशर है। यूएस में एक वेल फंडेड जूज लॉबी है जो कॉन्टिन्यूअसली इजराइल के इंटरेस्ट के लिए काम करती है। ट्रंप का पूरा इलेक्शन शेल्डन एडेल्सन की वाइफ ने फंड किया। इन्होंने एक बार पब्लिक फोरम पे ये तक बोल दिया था कि ईरान के ऊपर न्यूक्लियर चला देना चाहिए। तो ईरान के ऊपर इंटरनल प्रेशर्स भी हैं और आज तक की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ एयर स्ट्राइक से रिजीम चेंज कर दी जाए और टेक ओवर कर लिया जाए। लेकिन यूएस भी कोई हल्की कंट्री नहीं है। ये लोग इराक में, सीरिया में, अफगानिस्तान में ये सारी चीजें बहुत बार करते आए हैं, तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है। ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद बूट्स ऑन ग्राउंड यानी कि सोल्जर्स को भी ये कुछ एरिया में, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, इन सारे एरिया को कंट्रोल करने के लिए उतारेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए भलाई इसी में है कि ये सब जल्दी से खत्म हो, वरना पूरी दुनिया के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अगर ये इजराइल और ईरान ये बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गए तो न्यूक्लियर वॉर तक बात पहुंच सकती है। और जिन कंट्रीज की कोई भी गलती नहीं है उनको इस सब में बिना मतलब नुकसान हो रहा है। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं, DKMS एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन